अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में आए रोज़ दर्जनों जुर्म की ऐसी वारदातें होती हैं जिनमें किसी को कत्ल कर दिया जाता है, किसी की जायदाद पर कब्जा कर लिया जाता है, कोई डकैती मुज़ाहमत पर ज़ख्मी हो जाता है या फिर किसी के घर में चोरी हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे जराइम भी रोनमा होना शुरू हो गए हैं जिनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारा मुआशरा किस जानिब गामजन है। ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या लाहौर के इलाके बाटापुर में पेश आया, जहां पर बदबख्त औलाद ने अपनी मां को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। सगी मां को बेटे ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया और वकूए को डकैती का रंग देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने अपनी माहिराना महारत दिखाते हुए ना सिर्फ मुलजिम को चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उससे इब्तदाई बयान जो लिया गया उसके अंदर उसने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया। मुलजिम ने अपनी वालदा को क्यों कत्ल किया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, पुलिस मुलजिम तक कैसे पहुंची और इतनी जल्दी मुलजिम को ब्रेक कैसे कर लिया, और मकतूला का शौहर जो कि बैरून मुल्क में मुकीम था और वहाँ पे रोज़गार के लिए गया हुआ था, वो भी वापस आ गया है। उससे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसको कभी अपनी इस बदबख्त औलाद के ऊपर कोई शुबा गुजरा था कि वो अपनी सगी माँ को कत्ल कर देगा। ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज का प्रोग्राम जुर्म इंजाम। जिस मुलजिम के बारे में मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया, उसको बाटापुर पुलिस ने इंतहाई महारत दिखाते हुए चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था। और सबसे पहले आप वो क्लिप सुने जो उसने इब्तदाई तौर पे गिरफ्तार होने के बाद अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट जो था वो पुलिस को दिया था। मामा मेरी ने सुबह जाना था बैंक, तो वो बैंक गई हैं, बैंक से पैसे लेकर आई हैं। उन्होंने मुझे नाश्ता वगैरह दिया। मैंने उनसे पूछा क्या पैसे ले आई हैं, उन्होंने कहा हाँ ले। मैंने पर्स में देखा लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। मैंने पर्स की जिप बंद करके इग्नोर करके रख दिया बैक साइड पर। उसके बाद नाश्ते के बाद फारिग हुए तो मैंने उनसे बात शुरू किया कि आप इस तरह किसी से बात करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं आप बात करती हो, ये है वो है। बहस ऊँची होती गई हमारी और फिर मैंने उनको छुरी मार दी पेट में। उसके बाद उन्होंने अपनी अपने आप को बचाने के लिए छुरी ऊपर को किया तो उनको गर्दन को लगी है, फिर नीचे घूम के छुरी ना दोबारा पेट पे आके लगी है उनके। तो फिर मैं डर के बाहर चला गया था, छुरी नहर में फेंक दी फिर मैंने जाके। और फिर जब मैं थोड़ी देर के बाद आया तो फिर उनको डेड थी वो यहाँ पे, और दराजे वगैरह मैंने खोली थी ताकि शक ना हो। आपने मुलजिम का इब्तदाई बयान सुना जो उसने पुलिस की कस्टडी में आने के बाद दिया था, जब पुलिस को शुबा गुजरा कि ये वाक़या डकैती का नहीं बल्कि कत्ल की वारदात है। मुलजिम इस समय हमारे साथ मौजूद है थाना बाटापुर के अंदर। मुलजिम से जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हसन अली। हसन, क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? BSc। BSc? कौन से सब्जेक्ट्स के साथ BSc कर रहे हो? कंप्यूटर साइंसेस। कंप्यूटर साइंसेस के साथ। और इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या शौक है? कुछ भी, बुक्स वगैरह पढ़ना। बुक्स वगैरह पढ़ना। और कितने बहन भाई हो? एक ही। अकेलोते हो? कहाँ पे रहते हो? कनाल फोर्ट्स में। कनाल फोर्ट्स में। माँ बाप से प्यार है जी। उनका तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? अच्छा था बहुत। अच्छा रवैया। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? सऊदी होते हैं। क्या करते हैं वो वहाँ पे? फायर फाइटर सुपरवाइजर। अच्छा। और वालदा? हाउस वाइफ। किसको कत्ल किया? क्यों पुलिस ने पकड़ा है? वालदा। वालदा को कत्ल किया? अपनी सगी माँ को? सगी माँ थी, क्यों कत्ल किया? लड़ाई जब बहस हो गई थी। किस बात पे? उस दिन क्या हुआ, तफसील बताओ सारा। शक की बिना पर। सर तफसील बताओ, क्या हुआ, कैसे तुम्हें शक हुआ, कितने अरसे से शक था? 3-4 मरतबा शक हुआ था पहले मुझे, लेकिन लास्ट टाइम हम दोनों की लड़ाई होगी इस बात पे और मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, उनको भी आ गया था और फिर मेरे से ये गुनाह हो गया। क्या गुनाह किया? कि वालदा को मार दिया। कैसे मारा? छुरी से। कैसे प्लान बनाया? कितने दिन से प्लान बना रहे थे? कितने दिन से नहीं बनाया था, उसी दिन। जब तुम्हारी अपनी वालदा के साथ बहस हुई तो तुमने जेब से छुरी निकाली, छुरी मार दी? किचन से ला के। तुम्हें टाइम मिला ना, तो इतनी देर में तुमने सोचा तो होगा। वालदा से बहस करने के बाद तुम किचन में गए, किचन में जाके तुमने छुरी पकड़ी, तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तुम आके तुमने छुरी मारी, यही हुआ होगा ना? जी। तफसीलन बताओ ना बेटा, क्या सारा क्या हुआ उस दिन? क्या ऐसा हुआ जिस पे तुम इतने गुस्से में आ गए कि तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी सगी माँ जिसने तुम्हें पैदा किया, 9 महीने तुम्हारे अपने पेट में रखा, उसको तुम कत्ल करने लगे थे? क्या सोचा? गुस्सा ज़्यादा आ गया था, बस बहस होती जा रही थी। फिर मैं छुरी लेने के लिए। तुम्हारी वालदा क्या कह रही थी जब तुमने उनको कहा कि आप किसी से फ़ोन पे बात करी? उन्होंने क्या कहा तुम्हें? ऐसा नहीं है। फिर? लेकिन मैंने खुद देखा था फ़ोन पे एक दफ़ा। क्या देखा था, क्या सुना था?
मैंने फ़ोन उठाया था तो वो किसी से मैंने फ़ोन उठाया था तो वो आगे से कोई बोला था तो उसने फ़ोन बंद कर दिया मेरी आवाज़ सुन के। अच्छा। फिर 2-3 मरतबा मैंने इग्नोर कर दी बात, लेकिन फिर उस दौरान मैंने बात क्लियर करने की कोशिश की, मैं बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन वो बात मेरे से मेरी गलती हो गई, फिर गुस्से में आके ज़्यादा। तुम्हारी वालदा तुमने बाहर जाते भी देखा, सिर्फ फ़ोन पे ही बातें करते देखा? बाहर फ़ोन पे बात करते। फ़ोन पे? कोई तुम्हारे घर आता था? कोई नहीं आता था। तो फिर तुम्हें अपनी बाप पे शक क्यों हुआ? तुमने ये बात सारी बातें अपने बाप को बताई? नहीं। क्यों? मुझे आइडिया नहीं था कि मैं स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्टेज पे कैसे पहुंच गए अपनी माँ के मुतल्लिक? यार माँ को कत्ल किया तुमने, किसी गैर को कत्ल किया होता चलो वो भी समझ आती थी, सगी माँ, उन्होंने तुम्हें पैदा किया था। फिर गुस्से में आ गए। गुस्से में? कैसे इतने गुस्से में आ गए? अगर ये पुलिस वाले तुम्हें कुछ कहेंगे तो अभी तुम इन पे भी गुस्से में आ जाओगे। जब तुम छुरी लेके आए फिर क्या हुआ? तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम छुरी लेके आओ? फिर आगे से वार किया, पीछे से वार किया? आगे से। आंखों में आंखें डाली, इतनी जुर्रत थी तुम्हारी कि तुम्हारी माँ सामने खड़ी हो, तुम उनको कत्ल करने लगे हो? तब भी बहस हो रही थी तो मैंने। किधर मारी छुरी? पेट। पहली छुरी पेट में मारी, उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई थी। दूसरी उनको खुद ही गले पे लग गई थी थोड़ी सी, फिर उसके बाद पेट में लगी थी। फिर मैं चला गया था बाहर। तो वो कपड़े शपड़े अलमारियाँ वगैरह किसने खोली? वो जब मैं आया था वो तो मैंने खोली थी ना। क्यों? ताकि मेरे पर नाम ना आए। नहीं, क्या वो तुमने अलमारियाँ क्या सोच के खोली? कि ताकि किसी और ने किया, मैंने नहीं किया। तुमने उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की? तुम्हें ये कैसे पता था कि अगर तुम इसको डकैती का रंग दोगे तो तुम बच सकते हो? ऐसी बस सोचा था। फिर वो तुमने सामान फेंका, उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं चला गया था बाहर। किधर? बाहर चला गया था। फिर घर आया था। फिर आके फ़ोन किया तो। किसको? पुलिस को। तुमने खुद पुलिस को फ़ोन किया? क्या फ़ोन किया? कैसे ऐसे हमारे घर हो गया वाक़या। बताते जाओ ना। फिर ऐसे वाक़या हो गया, फिर पुलिस आ गई थी। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू कर दी थी। तुम पे शक कैसे गया? मेरे पे शक, उन्होंने मुझे मतलब पूछा था, पूछगछ की थी मुझसे, तो फिर तुम इतनी जल्दी मान गए? उन्होंने तुमसे पूछगछ किया और तुमने बता दिया कि हाँ मैंने कत्ल किया, ये हुआ? हाँ। सुबह मेरे हाथ दरवाजे में उंगली आई थी और मेरे हाथ पे नाखून के निशान थे, उस वजह से। नाखून के निशान कैसे लगे? वो हाथापाई के वक्त। अच्छा, और फिर तुमने क्या बताया पुलिस को? फिर मैंने सच बता दिया था उन्हें। तुम्हारे वालिद भी आ गए हैं बाहर से, मुलाकात हुई उनसे? बोले नहीं, बस वो कह रहे थे कि क्यों किया ये। यार किसी मोहल्लेदार को किसी से लड़ाई हो जाए, समझ आती है, सामने माँ खड़ी है, माँ के सामने तो बंदा आंखें भी नहीं उठा पाता, ऊंची आवाज़ में बोल नहीं पाता। अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बंदा बोले तो शर्मिंदा हो जाता है और नज़रें नहीं मिला पाता कि मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। तुमने अपनी माँ ही कत्ल कर दी, कैसे? नफरत करते थे अपनी माँ से? हाँ। अच्छी लगती थी तुम्हें? प्यार करती थी तुम्हें? फिर क्या हुआ बेटा उस दिन, कुछ तो बताओ। सर यही हुआ था, बस गुस्सा आ गया। बेटा फ़ोन कॉल के ऊपर तुम्हें शक हुआ, 4 दफ़ा तुमने देखा, उसके ऊपर माँ कत्ल कर दी, ये तो समझ नहीं आती। पुलिस मान गई तुम्हारा ये वाला बयान? सर मैंने सच बताया। ये हाथों पे जब तुम्हारे निशान लगे, जब माँ तुम्हारी मजामत कर रही थी, जब तुमने उसके पेट में छुरी मार दी थी, तब भी तुम्हें कोई खौफ नहीं आया, कोई डर नहीं लगा, कोई रहम नहीं आया कि माँ जख्मी है, चलो इसको अस्पताल ही भेज दूँ? तुम उसको वहाँ पे तड़पता छोड़ के चले गए। इतनी हैवानियत कहाँ से आई तुम्हें? मैं अपने उस टाइम होशो हवास में नहीं था। नशा किया हुआ था कोई? फिर होशो हवास किधर गए? मुझे लगता है तुमने किसी के कहने पर कत्ल किया। नहीं। तुम उस बंदे को जानते हो जिससे वो फ़ोन पे बात करती थी? उसका नंबर भी नहीं है तुम्हारे पास? जब तुमने अपनी माँ को कत्ल कर दिया फिर उनके मोबाइल से फ़ोन नंबर निकालने की कोशिश नहीं की? नंबर नहीं था। झूठ बोल रहे हो ना, तुमने कोशिश तो की ना नंबर निकालने की, फिर नंबर किधर गया? नंबर नहीं मिला। नहीं मिला? तुमने ढूंढने की कोशिश की? ढूंढने की कोशिश की थी पहले सबसे, हाँ, लेकिन नंबर नहीं मिला। अगर मिल जाता फिर क्या करना था? उसको कत्ल कर देना था। पहले किसी को मारा, जख्मी किया, किसी को वारदात वगैरह की है, तो फिर इतनी जुर्रत कैसे लाए माँ को कत्ल करने की? कुछ शर्मिंदगी आपने की है? फिर मुलजिम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं,
इसको ये शुबा था कि इसकी वालदा किसी के साथ फ़ोन पे बात करती हैं, उनकी फ़ोन के ऊपर कॉल आती है, ये फ़ोन उठाता, आगे से कोई नहीं बोलता, जिस वजह से उसको शक होता है और फिर एक दो दफ़ा ये अपनी वालदा को किसी के साथ फ़ोन पे बात करते देखता है। इसका शक मज़ीद तक़वियत पकड़ता है और बकौल इसके जिस रोज़ इसने अपनी माँ को, सगी माँ को कत्ल किया। आप इसकी अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हैवानियत इस पर उतरी होगी। जब इसने अपनी माँ को कत्ल किया उस दिन पहले बहस हुई, फिर किचन से ये छुरी लेके आया, उनके पेड़ पे छुरी मारी, उन्होंने मज़ाहमत की, उनके नाखूनों में इसका स्किन जो थी वो भी पुलिस बताती है कि आ गई हुई थी। इसके हाथ के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये निशान पड़े हुए हैं। ये भी इसकी वालदा जब मज़ाहमत करी थी, उनको कत्ल करने की कोशिश कर रहा था, तो मज़ाहमत के ये निशानात हैं। और इसने अपनी माँ को कत्ल किया और उसके बाद वहाँ से ये फ़रार हो गया और रंग ये दिया कि डकैती है। और कुछ देर के बाद आके इसने 15 पे कॉल करके डकैती का ही रूप रंग दिया उसको कि किसी ने वारदात की और वारदात के दौरान अपनी माँ को कत्ल कर लिया। पुलिस को इस मुलजिम पे कैसे शुबा गुजरा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास चलेंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर, क्योंकि पुलिस ने 3 से 4 घंटे बताए जाते हैं जिसके अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया था, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे इसने बताया कि इसके वालिद भी पाकिस्तान आ चुके हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जान मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या उम्मीद थी कि उनकी औलाद इस नहाज तक पहुँच जाएगी। ये इंतहाई अंधोनाक वाक़या बाटापुर के इलाके में पेश आया था, जिस पे पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया था। क्योंकि जो मकतूला हैं उनके शौहर बैरून मुल्क मुलाजमत की गर्ज से गए हुए थे, तो अब जब उनको ये इतला मिली कि उनकी अहलिया को उनके बेटे ने इस तरह से कत्ल कर दिया है, तो वो वापस आए हैं और जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। गो कि उनके ऊपर जो एक कोहराम बरपा हुआ है, जिस तरह से उनकी अहलिया को उनके अपने ही लगते जिगर ने कत्ल किया है, तो वो इस कैफियत में नहीं है कि वो ज़्यादा बात कर सके। लेकिन हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो इस हवाले से कुछ हमें बताएं कि क्या हुआ है, क्या माजरा हुआ, क्या इनके पास इंफॉर्मेशन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक तो इंतहाई अंधोनाक वाक़या है और जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्या मालूम हुआ आपको कि क्या वाक़या पेश है? बस इनका कोई पैसों के पीछे कोई तल्ख कलामी हुई है दोनों में, तो बस उसकी वजह से बस वो शायद गुस्से में आके उसने ये कदम उठा दिया, जो कि इंतहाई शर्मनाक और दिल हिला देने वाला वाक़या है ये तो बाकी ऐसा था नहीं, वो पता नहीं उसने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा। मोहतरम, आप कितना अरसा पहले बाहर गए थे और कौन से मुल्क में मुकीम थे? मैं 4-5 साल पहले गया था जी। और आपका अहलिया से, बेटे से रब्ता कितना होता था? डेली बात होती है। कभी आपकी अहलिया ने कोई इस हवाले से बताया हो कि बेटे ने बदतमीज़ी की है या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगा हो कि बेटा सही हरकतों में? कोई ऐसी बात नहीं, फ़िलहाल तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। कोई ऐसी बात। पैसे कितने अरसे के बाद आप भेजते हैं? पैसे तो हर मंथ ही आते हैं। हाँ, ठीक है, हर मंथ ही आते हैं पैसे तो। ठीक। तो पहले तो कभी आपकी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कभी ना देखने में आई ना सुनने में आई। अब पता नहीं उनकी क्या आपस में तल्ख कलामी हुई जो वो नहीं बर्दाश्त कर सका और उसने ये कदम उठा लिया। तो ये शर्मनाक, बहुत शर्मनाक उसने कदम उठाया। वापस तो मैं अब प्लीज़ मैं मुल्क में वापस आने से बाद आपकी बेटे से मुलाकात हुई? जी हुई है। क्या कहता है वो कुछ इस वाले नहीं, से? कोई उसने बात नहीं की। उसका आखिरी सवाल बस, उसका एक वीडियो बयान आया जिसके अंदर उसने कहा कि मेरी वालदा फ़ोन पे बात करी थी, मैं गुस्से में आ गया। उस पे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसी कोई चीज़ पे बिलीव नहीं करता ना इस वाक़े के ऊपर आखिर में क्या कहेंगे? इस वाक़े से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आगे, क्या सोचा? मैं अभी इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं अभी इस बारे में बात कर सकूँ क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप मकतूला के शौहर की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि वो 4-5 साल पहले बैरून मुल्क गए थे और उसके बाद वो तवातर से हर महीने जो खर्चा था वो भेजा करते थे और बेटे से और उनकी अहलिया से भी उनकी तकरीबन रोज़ाना बात होती थी। लेकिन आज तक कभी उनको कोई ऐसा हिंट नहीं मिला था, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी जिस पे उनको ये लगे कि उनके बेटा जो है वो इंतहाई कदम उठा सकता है। पुलिस ने मुलजिम को चंद ही घंटों के बाद गिरफ़्तार कर लिया था और उसका कन्फेशनल बयान जो था, जिसमें उसने कन्फेस किया, वो भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो मीडिया के साथ भी शेयर किया गया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर के पास चलेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तफ्तीश में इब्तदाई तौर पे क्या चीज़ सामने आई है, मुलजिम क्या बताता है, अहले इलाका और
इस सारे वाक़े की क्या बैकग्राउंड हो सकती है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जानते हैं। आपने बदबख्त औलाद जिसने अपनी माँ को कत्ल किया उसका इंटरव्यू सुना। उसका कहना है कि उसको अपनी माँ के ऊपर शुबा था कि वो किसी से फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू करती है जिसके साथ उसने मरासम कायम कर लिए हुए हैं, हालांकि उसके पास इस हवाले से कोई सबूत ना था। और उस रोज़ माँ के साथ बहस हुई और बहस के नतीजे में उसने किचन से छुरी पकड़ के अपनी माँ के पेट में मार दी और उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। आपने मकतूला के शौहर की गुफ्तगू भी सुनी। वो 4-5 साल से बैरून मुल्क में मुलाजमत कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनको यकीन नहीं आता कि उनका बेटा ये हरकत कर सकता है। पुलिस के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 15 जैसे मुलजिम ने बताया कि उसने 15 की थी, 15 पे क्या कॉल चली, पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने क्या देखा, किस तरह से मुलजिम के ऊपर उनको शक गुजरा, बहुत से सवालात हैं जो पुलिस से जान कर केस की मज़ीद समझ जो है वो आ सकेगी। इस हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर सैफुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सैफुल्लाह साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि क्या 15 चली थी, किसने 15 की और आप लोग मौके पे पहुंचे, क्या देखा? एक दिन टेलीफोन आया मामा का और वो मैंने उठाया, लेकिन वो आगे से बंदा जो भी था वो बोला नहीं थे। मुझे इस पे शक वगैरह था और उसके बाद जब पैसे इसके पास नहीं थे तो मैंने इससे तकरार की कि पैसे कहाँ हैं, जिसकी वजह से हमारी आपस में ज़्यादा तलखी हो गई। तलखी में आकर मैंने उधर किचन से छुरी लाकर उसको छुरी मारी। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन छुरी उसको पहले मैंने मारी पेट में लगी, दूसरी छुरी फिर उसके जो गले पे लगी। इसके बाद वो गिर गई और मैं उधर जो है ना अपने कपड़े वगैरह जो है ना उतार के, जब मुझे पता चल गया कि मैंने ये इसकी डेथ हो गई है, मैंने अपने कपड़े वगैरह उतार दिए, जूती वगैरह भी है जिस पे खून लगा हुआ था वो भी उतार दिया, वो जो है छुरी वगैरह थी वो भी मैं बाहर फेंकने चला गया। तो मुझे अब क्लियर हो गया कि ये हमें क्लियर हो गया कि ये कत्ल जो है ना इसी ने किया है। उसके बाद हमने PFSA के जरिए हमने मुकम्मल शवाहद इकट्ठे किए। शवाहद के बाद हमने FIR के मुताबिक उधर गवाह भी मौजूद आ गए जो मौके पे आ गए थे उस वक्त। फिर इसकी FIR दर्ज होगी, दर्ज होने के बाद हमने इसको प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार किया, इसका रिमांड लिया हुआ है, मज़ीद तफ्तीश जारी है। जो ये टेलीफोन की बात कर रहा है कि मेरी वालदा को, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी अगर कोई होगा तो उसको भी हम शामिल कुछ करेंगे। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है, जैसे आप अपने तजुर्बे की रोशनी में ये बता रहे हैं कि जब आपने डेड बॉडी को देखा तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये डकैती मज़ामत नहीं बल्कि है ही कत्ल, आपको लगता है कि ये सिर्फ पैसे या किसी से फ़ोन पे बात करने का मामला है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है? जैसे फ़ोन भी आप लोगों ने लिया होगा, उसके अंदर कोई नंबर वगैरह ऐसा मशकूक नंबर, कोई CDR में कोई ऐसी चीज़ आई? CDR हम चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उसका, जो भी होगा इसको हम शामिल पेश करेंगे। अगर उसका कोई बंदा जो सामने आएगा अगर तो कसूर है तो वो भी चलान होगा इंशाल्लाह। मुलजिम ने अपनी माँ को कत्ल करने के बाद आला कत्ल जो था वो कहाँ पे फेंका, वो कैसे बरामद हुआ? वो अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। इसने उधर फेंका हुआ नहर के पास, वो इंशाल्लाह ताला हम बरामद कर लेंगे। इसका वालिद जो है वो भी आज वापस आ गया है, यानी उससे हमारी गुफ्तगू हुई है तो वो अभी बिल्कुल कोई बात नहीं बता रहे क्लियरली। आपकी कोई मुलाकात हुई, क्या कहते हैं वो रात को वापस आया है, अभी सुबह ही हमारे पास आया था। उसकी हमने उसके बेटे से भी मुलाकात करवाई है और वो तो कहता मेरा कार उजड़ गया है, एक ही मेरा बेटा था, मेरी बीवी की डेथ हो गई है, अब मैं क्या करूँगा, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मुकदमा पुलिस ने अपनी मदईयत में दर्ज किया था? पुलिस ने अपनी मदईयत में मुकदमा दर्ज किया है। तो अब शौहर आ गए तो अब क्या आगे कैसे केस चलेगा आगे? केस तो ये अब पुलिस मदईयत तो पुलिस में ही होगी, शौहर तो मौके पे भी नहीं था ना, शौहर तो अब आया। अब हमारे पास जो शवाहद है उसकी रोशनी में हमने इसको चलान करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सैफुल्लाह नियाजी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़ा ही यानी तफसीलन आगाह किया है कि किस तरह से मुलजिम को गिरफ्तार किया, कैसे उसके ऊपर शक गुजरा और अब आला कत्ल जो है वो बरामद किया जा रहा है। शौहर मकतूला का वापस आ चुका है, तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़्यादातर ऐसे केसेस जो ख़ानदान के अंदर होते हैं उनका नतीजा कोई नहीं निकलता, माफ़ी दे दी जाती है और मुलजिमान को जो उन्होंने किया होता है गुनाह उसका
उसकी सज़ा नहीं मिलती। इस केस में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बाप जो है वो वापस आ गया और उसकी अकलौती औलाद यही है जिसने उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। बीवी कत्ल हो गई है, पीछे सिर्फ उसका बेटा रह गया है। तो क्या ऐसे केसेस में बाप या मुलजमान भाई बहन वालिदैन जो है हम अपने बच्चों को सज़ा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं या नहीं करते? माहिर कानून ऐसे केसेस के बारे में क्या राय रखते हैं और ऐसे केसेस का नतीजा क्या निकलता है, वो माहिर कानून से जानने की कोशिश करते हैं। आपने मुलजिम मकतूला के शौहर और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर की गुफ्तगू सुनी। इन तमाम वर्जन्स के अंदर एक चीज़ जो है वो मुश्तरका तौर पे सामने आई है कि मुलजिम ने अपनी माँ को कत्ल किया है और उसकी वजह यही बताई जाती है कि उसको अपनी माँ के ऊपर शक था और पुलिस के सामने भी उसने यही बयान दिया है। और पुलिस को अभी तक जो तफ्तीश की है उसके अंदर भी इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट सामने नहीं आ रहा, जबकि मकतूला का जो शौहर है वो इस हवाले से कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा। ऐसे मुकदमात की कानूनी क्या हैसियत होती है, क्योंकि जब मकतूला कत्ल हुई तो पीछे कोई और रिश्तेदार मुद्दई नहीं बना तो पुलिस को अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करना पड़ा और अब उसका शौहर जो है मकतूला का वो आ गया है, तो कैसे केस आगे चलेगा। और ऐसे केसेस का हम बेशतर प्रोग्रामों में यही माहिर कानून जो होते हैं उनसे यही पूछने की कोशिश करते हैं कि ऐसे केसेस का फेट क्या होता है। ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ज़फ़र साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा, बेटा माँ को कत्ल करता है, पीछे और कोई वारिस नहीं है, पुलिस मुद्दई बन जाती है, केस किस तरह से आगे चलेगा? और बेशतर टाइम में आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या इस केस के अंदर जो वर्सा हैं उनके पास कातिल को माफ़ करने का सवाब भी रह जाता है अगर मुद्दई पुलिस हो? देखिए जी, ये मामला बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसे किसी और चीज़ का रंग दिया गया टू स्टार्ट विद, क्योंकि पुलिस कंप्लेनेंट बनी है तो नेचुरली वो जो बेटा है वो ख़ुद तो ना कंप्लेनेंट बना ही नहीं। अगर उसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं था तो कंप्लेनेंट उसको बनना चाहिए था, जो ज़हन में सवाल आता है। पुलिस ने जब लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन की है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है इसने एक नया रुख अख्तियार किया और नया रुख ये अख्तियार किया कि बेटे ने माँ को शक की बुनियाद के ऊपर ख़ुद कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो नेचुरली जब ये कत्ल हुआ है, मैं आपकी थोड़ी सी फुटेज देख के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो खातून जो थी वो खून में लथपथ जो है उसी घर के अंदर पड़ी है और वहाँ पे अलमारियों के अंदर से चीज़ें भी देख कर फेंकी गई हैं। तो पुलिस ने जो क्राइम अक्रंस का सीन है उसको ऊपर जाके कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं, उन जगह का नक्शा बनाते हैं, वहाँ से फोरेंसिक एविडेंस जो है उसको कलेक्ट करते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फिर उसका पोस्टमार्टम जो है वो करवाया होगा। जब पोस्टमार्टम करवाया तो इसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि ये जो डेथ हुई है उसके अंदर जिस कोई आला कत्ल जो है वो यूज़ हुआ है, क्या किसी चाकू वगैरह से या कोई फायरिंग करके मारा गया है। वो फिर पुलिस जो है ना वो आला कत्ल को बरामद भी करती है और फिर अगर अब इस सूरत में उसने कन्फेशन की है और इन्वेस्टिगेशन में उनका इधर को शक गया था, तो जो कन्फेशन मीन्स नथिंग जितनी देर तक 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होता। तो साथ ही साथ ज़ाहिर है कि वो जो निशानात हैं उंगलियों के और उसकी बॉडी की मज़ाहमत के कोई निशानात हैं और वो उसकी उंगलियों पे भी आए होंगे बेटे की, तो इनका मैच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली तो इसका फिर ट्रायल होगा, बेशक चलान पुटअप भी हुआ तो उसको इस एविडेंस से साबित करना है। अब इसके अगर आई विटनेसेस नहीं है तो एक चीज़ होती है जिसे लास्ट सीन अक्रंस कहते हैं कि आखिरी मरतबा ये खातून और जो उनका बेटा है ये अगर इकट्ठे देखे गए हैं कि एक ही घर के अंदर वो रहते हैं और किसी मोहल्लेदार ने किसी ने देखा होगा तो और कोई बाहर से नहीं आया और उसका कोई सबूत नहीं है, तो फिर ये चीज़ें जो हैं इस बात का एविडेंस एक्ट में गुंजाइश मौजूद है कि आखिरी तौर पे वो कहाँ देखे गए। अब शौहर मुल्क से बाहर, नेचुरली उसने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन अब ये जो दूसरी बात है उसको इस पहलू से देखना कि क्या वजह अनाद क्या है। ये हर मोटिव जो है ना हर क्रिमिनल केस में होता है, तो अगर इसका मोटिव जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये भी बात आएगी कि क्या उसके वाकई ताल्लुकात थे।
भले जो कुछ भी मर्जी हो जाए, तो किसी की जान लेने का तो प्यार नहीं है ना। अगर बेटे ने माँ की जान ली तो वो भी उतना ही हीनियस क्राइम है, और वो एक जो क्राइम है वो इसी ज़मरे में आता है कि आपका जो सवाल है वो बड़ा अहम है, हम मेरे से पहले भी पूछा करते हैं और इस तरफ ज़रूर दिमाग जाता है कि किसासन दियत ऑर्डिनेंस जो है वो हमारे मुल्क के अंदर है, और वो किसासन दियत ऑर्डिनेंस कानून में ये कहता है कि जो वरसा होते हैं उनको ये हक़ हासिल होता है कि वो खून बहा लेकर, तो या खून बहा ना मिले तो वैसे भी माफ़ कर सकते हैं। तो अब इसमें जो वरसा के अंदर से आ रहा है वो तो ज़ाहिर है कि उसका शौहर है और बच्चा है कोई नहीं, तो वो जो शौहर हैं वो अगर क्या सोचते हैं। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो है ना एक केस ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये शाहरुख जतोई वाला जो केस है वो भी इसके अंदर शामिल है, रेमंड डेविस केस भी शामिल है कि क्या स्टेट जो है क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, ये सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ क्राइम है। तो बंदा जो है वो बिला वजह माफ़ कर दे या पैसे दे के भी अपने आप को आज़ादी खरीद ले, तो क्या स्टेट का कोई रोल नहीं है। और जो सरकारी वकील है क्या वो साइलेंट स्पेक्टेटर है, क्योंकि ये फसाद फिल अर्ज़ की डेफिनेशन में आता है कि इससे माशरे में बिगाड़ पैदा होगा अगर लोगों को जो है ना इसके। लेकिन पुलिस जो है वो 352 तो लगाती नहीं, वो तो अपनी जान छुड़ाती है, वो कहती है कि किसी तरह केस उन चलान जमा कराएं और बात खत्म हो। जी, ये आपने बड़ा एक अहम सवाल दूसरा पूछा। देखिए FIR के अंदर कौन से जराइम अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये प्रामा फेशियाई उस स्टेज के ऊपर वो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसका इख्तियार है कि वो लिख दे, लेकिन ये हक हासिल है पार्टीज़ को कि वो दरख्वास्त दे के उसको अमेंड करवा सकते हैं, और अगर कोई दूसरा ऑफेंस अट्रैक्ट होता है ना तो वो वाला ऑफेंस लगेगा। ये उनके लगाने से बाद कोई ऑफेंस है वो लग नहीं रहा, लेकिन कोई लग रहा है तो लगाना पड़ेगा। लेकिन 352 जो है वो तो पुलिस किसी भी टाइम लगा सकती है, या फिर ये जो हमारे मौजूद जज साहबान हैं उनके अहकाम पे भी लग सकता है। गलबन जो मुझे जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनके अहकाम पे लग सकता है, पुलिस भी लगा सकती है और फिर एक एप्लीकेशन भी दी जा सकती है कि ये अट्रैक्ट हो रही है। इसके अंदर जो मुद्दई है, अब पुलिस तो मुद्दई है वो खुद कह लेंगे, लेकिन अब जो उसका मियाँ है ना जी, उसका रोल भी वही मुद्दईयत की पोजीशन में आ जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि लड़का तो बहरहाल आप मुद्दई नहीं बन सकता, ही इज अक्यूज्ड, और वो कह कि नो वन इज़ गिल्टी अनटिल प्रूवन गिल्टी, इसलिए साबित तो बहरहाल शहादत से करना पड़ेगा। लेकिन आपका मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे आपका जो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने ख़ास बात की, आप बहुत फौरी तौर पे जो है ना मौके के ऊपर पहुँचते हैं और रियली लोगों को जाके जब अवेयरनेस देते हैं और मीडिया पे भी वो बातें आ जाती हैं, तो इससे ऐसे केसेस के अंदर मेरा ख्याल है लॉन्ग रन में घपला करना मुश्किल हो जाता है, जिससे ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा होगा। कलारूरी साहब ये फरमाइएगा प्रिसाइजली, अगर इसी तरह माफियाँ चलती रही तो क्राइम मज़ीद बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोगों को तो पता होगा कि सुलह कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, पैसे दे देंगे, माफ़ी हो जाएगी। तो जो बंदा कत्ल हुआ है और जिसने कत्ल किया है वो तो कत्ल करने वाला तकवीत में पकड़ता जाएगा, और जो कत्ल हो गया है उसको कभी इंसाफ ही नहीं मिलेगा। आपने इतनी ये ज़बरदस्त बात की है, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है एज ए सोसाइटी। देखें, जहाँ पे सज़ा का कंसेप्ट है और जज़ा का कॉन्सेप्ट है और बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, तो गुनाहगार को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, बल्कि ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए कि उसको देख के लोग इबरत पकड़ें। तो अभी माशरे में जो सूरत हाल अब है, पुलिस का रवैया भी वैसा है और हमारी अदालतों का मुझे कहना चाहिए बहुत ही अफसोसनाक रवैया है कि वो लोगों को इस तरह छोड़ते हैं कि इवन मर्डर केसेस के अंदर मैं तो कहूँगा आजकल तो 100% इक्विटल है सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते। तो इस तरह तो लोगों को बड़ी जो है ना उनकी हौसला अफजाई होती है कि जी बस हम छूट जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं है, या बाद सूरतों में पैसा चला के छूट जाते हैं, या लोग डर जाते हैं, असल गवाहियाँ जो नहीं आ रही होती। तो ये तो बड़ी काबिल गौर बात है। अगर हमने माशरे में इसी तरह से ये सिलसिला रखा, बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ गया है और बतदरीज बढ़ रहा है, जराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल कलारूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि औलाद अपने वालिदैन को शक की बुनियाद पे जायदाद की खातिर या कोई भी ऐसी जवाज़ बनाकर वालिदैन को कत्ल करना शुरू हो गई। हमारे जो बॉन्ड्स थे वो इतने खोखले होते जा रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। बाप वापस आ चुका है और पेरेंटली पुलिस को भी लगता है ऑफ द रिकॉर्ड कि वो शायद कानूनी कार्रवाई अपने बेटे के ख़िलाफ़ नहीं करवाएगा, क्योंकि पीछे सिर्फ उसका बेटा ही रह गया है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर रहे हैं, फराजिक एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए गए, मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, और जो आला कत्ल है बस उसका बरामद होना बाकी रह गया है। आला कत्ल बरामद हो जाएगा तो केस जो मुकम्मल होने के बाद उसको, क्योंकि अभी वो इनके पास रिमांड पे है और उसके बाद कानून के मुताबिक जो है वो केस प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन
यहाँ पर कला नूरी साहब की जो बात है उसको भी वजन देने की ज़रूरत है कि अगर इसी तरह माफ़ियाँ होती रहेंगी तो मुलजमान तक़वियत पकड़ेंगे और उनके हौसले मज़ीद बुलंद होंगे और वो डरने की बजाय मज़ीद ऐसे इकदाम करेंगे जिससे मज़ीद खून खराबा जो है वो सोसाइटी में देखा जाएगा, जिसको रोकने के लिए बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत है। अगर आप मुझे इजाज़त दें एक लम्हे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे नोटिस में ये बहुत आ रहा है कि जो बच्चे हैं ना उनको बहुत जल्दी है। वो कहते हैं जी माँ बाप जो है उनका अगर कत्ल कर दिया जाए तो ये जायदाद का हिस्सा हमें अभी क्यों नहीं मिल जाता। तो ये जो बदबख्त बच्चे हैं जी बाज़ औक़ात रंग दूसरा दे दिया जाता है उनको, ये है कि माँ बाप चले गए। अब इस सूरत में हो सकता है कि बेशक थोड़ी सी जायदाद है लेकिन लोग इम्पेशेंट हैं, वो कहते हैं जी मर जाएगा मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये भी हो रहा है। और अगर ऐसी सूरत के अंदर जो बाकी के वर्षा हैं उनके लिए ऐसा रवैया अख्तियार करें कि वो मरने वाले को भूल ही जाएँ, तो ये तो कुरान पाक में माँ बाप का जो मुकाम है वो दिया हुआ है। तो लोग वालिदैन के साथ वैसा सलूक कतई नहीं कर रहे जो मेरे ऊपर बर्डनिंग है अल्लाह के अहकाम की रोशनी में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में कि जी कोई एहतराम नहीं है। बिल्कुल सही कहा है आपने। इनकी गुफ्तगू सुनी। इसी तरह का एक हाल ही में वाक़या जो था वो पेश आया था रायवन रोड के ऊपर भी, जहाँ पे भाई ने अपने भाई को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो जायदाद के अंदर उसको लगता था कि उसका हिस्सा जो है वो ठीक नहीं दिया गया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और उम्मीद यही की जा सकती है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। आज के प्रोग्राम से टीम जो और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।